हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द फिजिक्स एसाइलम। आई एम गौरव सूर्यवंशी एंड योर टूडेज टॉपिक इज गॉस लॉ। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का टॉपिक हमारा क्या है? गॉस लॉ। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होगा? लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक गॉस लॉ। चलिए देखते हैं गॉस लॉ क्या होगा। कुछ नहीं होगा गॉस लॉ। गॉस लॉ गॉस ने दिया होगा। गॉस कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने अपना क्या कुछ लॉ दिया होगा, उसी को गॉस लॉ कहते हैं। इतनी आसान फिजिक्स है। आप लोग झूठे परेशान रहते हैं कि फिजिक्स जो है टफ आती है, फिजिक्स टफ आती है। क्या टफ आती है? इतना तो आसान है। गॉस ने लॉ दिया अपना, इसको कह दिया गया क्या? गॉस लॉ। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ को समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मैंने क्या समझाया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझाया है। ठीक है, तो गॉस लॉ को समझने से पहले आप लोग फटाफट क्या जाएंगे? प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे हमारे, और वहां से क्या समझेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद गॉस लॉ जो है वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स इज वेरी इजी। व्हाई? स्टेटमेंट क्लास 11, फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ नेचर। आप नेचर में इतने सारे नेचुरल फिनोमेनास पढ़ रहे हैं, फिजिक्स उसी का तो पार्ट है। ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो बहुत ही आसान है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है क्या? गॉस लॉ। चलिए, गॉस लॉ पढ़ने से पहले क्या पढ़ना था? हमने क्या बताया? गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना चाहिए? हमें जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शॉर्ट में समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी चीज फ्लो कर रही है। फ्लक्स का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। अब लगा क्या हुआ इसके साथ? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये फ्लो किससे होगा? किसी एक सरफेस से होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें क्या है? कहीं ना कहीं एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। फ्लो किससे होगा? किसी एरिया से होगा। ठीक है, सपोज दैट हमने कोई कंसीडर कर लिया एरिया, तो कोई सरफेस, जो सरफेस कंसीडर किया गया है, इससे क्या फ्लो कर जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर जाए। बस सिंपल क्या हो गया? इसी सरफेस से क्या फ्लो कर जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लो कर जाए। मतलब नॉर्मली जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। हाँ, कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो ये सरफेस है आपका, ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्लो हो गई और इसके पर सरफेस क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी पूरी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ में आ गया होगा। हमने एक वो डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला डिराइव किया था। क्या आया था? फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds cos थीटा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो अब इसी की हेल्प से हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर गॉस लॉ को समझते हैं। ठीक है, फ्लक्स समझ में आया। अब क्या पढ़ना है? गॉस लॉ। तो गॉस ने क्या बताया था? गॉस ने एक रिलेशन बताया था। गॉस ने क्या बताया था?
रिलेशन बताया था। अब रिलेशन बताएंगे तो कोई दो क्वांटिटी तो होगी ही जिसके बीच में रिलेशन बताएंगे, तो कौन सी क्वांटिटी है? गॉस ने रिलेशन बताया था किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बीच में क्या बताया था? रिलेशन बताया था। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या? गॉस लॉ। गॉस लॉ स्टेटमेंट अगर लिखना चाहोगे तो गॉस लॉ ने क्या बताया था? गॉस लॉ स्टेटेड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या बताया कि एक कोई सरफेस है, ये हमारा सरफेस हो गया, इस सरफेस से क्या पास हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से सरफेस जो हमारा है इस पे कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, इसी के बीच का रिलेशन जो बताएंगे वो कौन बताएंगे? हमारे गॉस चाचा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो गॉस ने क्या बताया? रिलेशन को हटा के अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं गॉस का। गॉस थ्योरम क्या है? इसी को गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, गॉस फार्मूला सब कुछ इसी को बोल देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए द किसके बीच में रिलेशन बता रहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में ना। क्या हो जाएगा? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड surface is equal to the 1 upon epsilon times to the total charge flowing through that surface। ठीक है, क्या लिखा इसका स्टेटमेंट? गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखा? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस। यह इनका स्टेटमेंट था। तो ये बेसिकली क्या बताया? रिलेशन बताया ना। किसके किसके बीच में रिलेशन बताया? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसके बीच में? चार्ज के बीच में। तो चलिए इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? देखो नहीं कुछ लोग कहेंगे एम ही गलत बना दिए। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई ई से। तो सिंपली फाई ई हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चार्ज को पता है ना किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो स्मॉल क्यू हो कैपिटल क्यू दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज ऑफ दैट सरफेस। ठीक, तो क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट अगर लगाओगे तो एप्सिलॉन नॉट किसकी हो जाएगी? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सिंपली हम क्या रखते हैं? एप्सिलॉन ही रखते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे मीडियम के ऊपर कि किस मीडियम में जो है हम एज्यूम कर रहे हैं। ये आ गया, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या हुआ? फिजिक्स आसान हुई। नोट कीजिए, ये नोट किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कल पढ़ा था। कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया था? अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, सिंस phi e is equal to क्लो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, ये भी तो लिखा था वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। तो यहाँ पे इसी फार्मूले में हम क्या पुट कर सकते हैं, फाई की जगह e डॉट ds या फिर e ds cos थीटा, दोनों में से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करें इसमें, तो यहां से ये फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा हमारा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, तो ये हो गया हमारा अपडेटेड फार्मूला किसका, गॉस लॉ का। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर चुके? चलिए, इस फार्मूले के बेसिस पे इसका एक स्टेटमेंट हम और लिख सकते हैं गॉस लॉ का। इस फार्मूले के बेसिस पे इस गॉस लॉ का एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं। तो गॉस लॉ दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, रफ करें इसको। चलिए, अभी क्या पढ़ा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, एप्सिलॉन लगाएंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया। अब इसी जो डिफाइन किया गया है इसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा, गॉस लॉ को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल है ना, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इतने स्टेटमेंट में क्या लिखा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज enclosed by the surface। क्या लिखा? ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी का स्टेटमेंट हो गया। अब द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक, ये इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसी की क्या कर लेते हैं, प्रूविंग देख लेते हैं। ये जो हमारा फार्मूला आया है ये कहाँ से आया है, इसी की क्या कर लेते हैं, प्रूविंग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गॉस लॉ का जो फार्मूला है इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, नोट कर ही लिए होंगे आप लोग।
क्या प्रूफ करना है? फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइन एन। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है। चलिए देख लेते हैं। प्रूफ आई, चलिए इसकी प्रूविंग देखते हैं। हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये इसकी क्या करनी है, प्रूविंग करनी है। चलिए प्रूफ डाल दिया है, लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस। तो स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोज सरफेस नहीं बनाया है, इसको आप लोग क्लोज सरफेस कर लीजिए। चलिए एक क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं, दिस इज अवर क्लोज सरफेस, ठीक है। यहाँ पे हमने चार्ज प्लेस किया, क्या, कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, ठीक। यहाँ पे हमने एज्यूम किया एक गॉसियन सरफेस, का मतलब क्लोज सरफेस हमने क्या कंसीडर किया है, डीएस, ठीक। हमने एक सरफेस कंसीडर किया डीएस। ये हो गया हमारा सरफेस। यहाँ पे हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ठीक। इस पॉइंट चार्ज क्यू से, ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड है किस डिस्टेंस पे, ओ पे, और यहाँ पे हमने कंसीडर किया है जो सरफेस जिस पे हमें कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब इस आर डिस्टेंस पे जो प्लेस्ड है, तो हम क्या जानते हैं कि इस सरफेस के क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, एन नॉर्मल, ठीक है, जो कि कितने डिग्री एंगल बनाएगा, थीटा डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अब क्या करें, ये स्टेटमेंट तो लिख लेंगे, स्टेटमेंट का ये तो लिखवा दें, क्या क्या लिखा हुआ है एक बार चलिए आपको बता दे रहे हैं। कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू, कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट O enclosed by a surface, let P is the point, P की जगह हमने A कंसीडर किया ना, तो let A is the point where, let A is a point at a distance small r where electric field intensity be calculated, ठीक है। क्या लिखा, एक चार्ज है प्लस क्यू जो कि प्लेस्ड है किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर है, यहां से ए डिस्टेंस पे क्या है, एक हमने पॉइंट लिया है कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी तक के स्टेटमेंट में इतना ही लिखा हुआ है, ठीक। फिर क्या किया, लेट एन elemental area ds along the electric field E making
एन एंगल थीटा। ठीक, ये क्या बनाया, नॉर्मल इसका किसके साथ, वेक्टर ई के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का। और ये हमने क्या कंसीडर किया है, एक एलिमेंटल एरिया डीएस कंसीडर किया है। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेटमेंट। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या दिख रहा है, हम क्या जानते हैं इसके बारे में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी, इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ से ए पॉइंट के पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा है, वेक्टर ई इज इक्वल टू के, चार्ज है कितना क्यू, डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर ले रहे हैं। इतना समझ में आया कि किसी भी पॉइंट ए पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, जहां पे चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स ना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, यही तो होता है। हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कॉस थीटा। यहां पे बता सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा जो है हमारा वो कितने एंगल पे है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थीटा को थीटा ही कंसीडर करके लेके चलिए, हम लास्ट में क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू हम सॉलिड एंगल से, जो आपका क्लास 11th में पढ़ा है, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना स्टेटमेंट लिखिए, फाई इज इक्वल टू फाई ई डी एस, और ई डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ये ऊपर वाला रफ कर दें, ऊपर वाला क्या कर दें, रफ कर दें, या यहां से देख लीजिए, ये हम ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, ये पूरा जो है फॉर्मूला हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू क्या कर दें, यहाँ पुट कर दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इतना नोट कीजिए। ऊपर वाला रफ कर दे रहे हैं, ये रफ कर दे रहे हैं। यहां तक नोट कीजिए। यहां पर क्या देख रहे हैं, इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में क्या दिख रहा है, यहां से जो प्रोजेक्शन हुआ है, ये 3D फिगर तो है। कौन सा फिगर है, ये 3D फिगर है। अब 3D फिगर है तो यहां पे जो एंगल क्रिएट होगा, ये इसको हम डी ओमेगा लिख सकते हैं।
क्लास 11 सॉलिड एंगल का चैप्टर 1 जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, उसी में जब हम यूनिट्स पढ़ रहे थे तो दो टाइप की यूनिट पढ़ी थी, ठीक है। एक प्लेन एंगल पढ़ा था और दूसरा सॉलिड एंगल पढ़ा था। प्लेन एंगल जो 2D में एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। और जो 3D का एंगल फॉर्म हो रहा था उसको क्या बोलते थे? सॉलिड एंगल बोलते थे। दूसरी बात, प्लेन एंगल जो था उसका फार्मूला क्या था? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। 2D एंगल का फार्मूला क्या था? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जबकि 3D एंगल का फार्मूला क्या था? जो ओमेगा था, मतलब जो एंगल था, एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई उसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। मतलब अगर कंसीडर कर रहे हैं डी ओमेगा हमारा एंगल है तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे लिख ले रहे हैं, ये हमारा कौन सा एंगल बना रहा है? सॉलिड एंगल। फॉर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मतलब 3D फिगर है हमारा। सॉलिड एंगल के लिए हमने एक कंसीडर किया, एंगल कितना है? डी ओमेगा, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ds, मतलब जो हमारा क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया है कितना? ds, तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, और इसके साथ इसका एंगल कितना लगा हुआ है? cos थीटा। तो ds cos थीटा डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। ये हमारा केस है किसका? सॉलिड एंगल का, ठीक। तो अब इसी सॉलिड एंगल की वैल्यू हम क्या कर दें? यहां पुट कर दे रहे हैं। चलिए पुट करके देखते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में अगर पुट करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऐसे छोड़ दिया। यहां से इंटीग्रेशन लगाओ, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू कर ले। ये ds cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी ओमेगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? यहां से रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? देखिए, जो हमारा प्लेन एंगल होता है, ठीक, प्लेन एंगल वो मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर सकता है? प्लेन एंगल जो होगा वो मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर सकता है? सपोज दैट यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा दे रहे हैं। ये है हमारा क्या? सपोज दैट ये पॉइंट है हमारा, और यहां से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? 360, ठीक है। मैक्सिमम में कितना एंगल बना सकता है? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को ही क्या लिखते हैं? 2 पाई, ठीक। क्या लिखते हैं? 2 पाई। तो ये था किसके लिए? प्लेन एंगल के लिए, मतलब ये 2D फिगर के लिए। तो और 3D फिगर के लिए क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड एंगल है वो मैक्सिमम एंगल क्रिएट कर सकता है कितना? 4 पाई, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा 2D फिगर हो गया, और जब 3D फिगर बनाओगे तो यही एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा? 720 डिग्री, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा आपका? 4 पाई। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ द सॉलिड एंगल मेड बाई इज 4 पाई। तो यहां से हम हटा दें इसको, तो क्या लिख सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंस द सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, देन फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह कितना रख सकते हैं? 4 पाई। यहां से देख रहे होंगे 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक। बचेगा क्या? यहां से क्या बचा? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूफ करना था। देखिए, फाई इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई हमारी किसकी, गॉस लॉ का प्रूविंग। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, जैसे मैथ में लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अगर ये इस मेथड से ना समझ में आया हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इजीएस्ट मेथड भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। राम बाण, शक्ति बाण, सारे बाण होने चाहिए ना, एग्जाम में कौन सा काम आ जाए क्या पता। ठीक, तो चलिए उसको समझते हैं। रफ कर रहे हैं इसको, इसी प्रूविंग को हम दूसरे तरह से कर लेंगे। पहुंचना है लास्ट में हमें मंजिल पर ही, मंजिल पर चाहे पहुंचना है तो किसी भी मेथड से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसकी का प्रूफ देखते हैं, गॉस लॉ को। ठीक, गॉस लॉ की प्रूविंग कैसे करेंगे, इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, अभी तक हम जो गॉसी जो सरफेस ड्रॉ कर रहे थे, क्लोज सरफेस ड्रॉ कर रहे थे, वो किसी भी शेप और साइज का ड्रॉ कर ले रहे थे। ठीक, अब हम ड्रॉ करते हैं सरफेस जो है हमारा स्फेरिकल शेप का। ठीक है, ये क्या है, एक स्फेरिकल शेप का सरफेस है। इसमें सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q। ठीक, सपोज दैट ये पॉइंट O है, यहां से P पॉइंट मतलब कि R डिस्टेंस दूर, यहां से कितनी डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर, एक हम एज्यूम कर रहे हैं क्या, पॉइंट P, जिस पर हमें कैलकुलेट करनी है कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जिस पर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हम कंसीडर कर ले रहे हैं यहां पर एक सरफेस। ठीक, सपोज दैट ये सरफेस कितना है, ds है। ठीक है, सरफेस कितना हो गया हमारा, ds। अब इस सरफेस के ही जो हमारा नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, वो इसी सरफेस के ही अलोंग ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और नॉर्मल जो हमारा हो गया वो इसी सरफेस के अलोंग हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस ds वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमने क्या कर लिया, सरफेस को रख दिया, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब हमें पता है कि कोई पॉइंट चार्ज Q है, इसकी वजह से किसी R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता है कितनी है। ठीक है, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a distance small r। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस स्मॉल r इज कितनी हो जाएगी, E की वैल्यू, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर, मीन्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, 1/4 K की वैल्यू क्या रख दी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस क्वेश्चन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देख रखा है कि जो हमने सरफेस लिया है वो अलोंग किसके लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो यहाँ पे सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम वैल्यू सिंपली अगर पुट कर दें तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक, सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई क्लोज इंटीग्रेशन ds फाई ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू क्या कर दें, यहां से पुट कर दें इसमें, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ds। ठीक, ये इतना हो गया, नोट कीजिए। फाई की ई की वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, कहाँ से रखा है इसको लिख दीजिए यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने इसमें वैल्यू पुट किया है। ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ ऊपर रफ कर दे रहे हैं। क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये स्फेयर है, स्फेयर कैसा फिगर है, 3D फिगर है। 3D फिगर है तो इसका सरफेस एरिया हमें पता होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होगा, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इसकी रेडियस हो जाएगी, यही तो डिस्टेंस है, और पूरा कितना जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया यही तो होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ds की वैल्यू कितनी दी गई, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे रहे हैं, ये इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या मिला, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा रिजल्ट। ठीक, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो इस मेथड से भी प्रूविंग हो जाएगी और जो प्रीवियस मेथड था उससे भी प्रूविंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं तो आपको यहाँ तक ही नोट डाउन करना है। ये हो गया, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, दिस इज गॉस लॉ, ये क्या है, गॉस लॉ। ठीक, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया गॉस लॉ। अब यहीं से छोटा सा टॉपिक है गॉसियन सरफेस का, उसको भी इसके साथ रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस खत्म हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा जो गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस दोनों एक साथ जो है खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस देख ले रहे हैं, यहाँ पे हम इसको रफ कर दे रहे हैं।
क्या है नेक्स्ट टॉपिक? गॉसियन सरफेस। ये क्या होगा? गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या पढ़ा था? गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही तो पढ़ा था। तो ये जो क्लोज सरफेस होगा यही क्या होता है? गॉसियन सरफेस होता है। मीन्स इसको ऐसे कह सकते हैं, एक हाइपोथेटिकल जो है वो सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को। जैसे हर जगह चार्ज जो है वो इनक्लोज तो रखा नहीं रहेगा, ठीक है, चार्ज कहीं भी प्लेस्ड है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमने यहाँ पे एक चार्ज क्या रख दिया? क्यू रख दिया, ठीक है, एक चार्ज क्यू रख दिया है। अब इस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस के थ्रू पास ऑन होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सरफेस पे कितनी कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए हम इसके चारों तरफ क्या ड्रॉ करेंगे? एक हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। हाइपोथेटिकल सरफेस का मतलब खुद से एज्यूम करके सरफेस ड्रॉ करेंगे। दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में ही पढ़ा है क्या कि इस चार्ज को कहां रखना पड़ेगा? इनक्लोज्ड करना पड़ेगा किसी एक सरफेस पे। तो उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक। तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस ड्राइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट या दैट पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने ड्रॉ किया यहाँ पे पॉइंट चार्ज था, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ हुआ? स्फेरिकल ड्रॉ हुआ। गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ हुआ? स्फेरिकल ड्रॉ हुआ। सपोज दैट जो चार्ज है वो लीनियरली प्लेस्ड है। लीनियरली का मतलब ये चार्ज जो है हमारा सरफेस पे प्लेस्ड है क्यू, ठीक है। तो अब इसके चारों तरफ क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो अगर चार्ज हमारा लीनियरली प्लेस्ड है और इसके चारों तरफ सरफेस ड्रॉ करेंगे तो सरफेस हमारा क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस। और इसका शेप कैसा है? ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसका शेप कैसा दिख रहा है? ये आपको सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है। कौन सा शेप है आपका? सिलेंडर का। तो अब इसमें सिलेंडर का सरफेस एरिया लगाएंगे, इसमें स्फीयर का सरफेस एरिया लगाएंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट पॉइंट चार्ज की वजह से जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंग सरफेस जो होगा उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक। तो गॉसियन सरफेस का समझ में आया? गॉसियन सरफेस क्या होगा हमारा? गॉसियन सरफेस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस, जो हम अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि हमारा चार्ज जो हो जाए वो किसी सरफेस पे इनक्लोज्ड हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका गॉसियन सरफेस, ठीक। आगे हम जब एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो उसमें हम बहुत सारे गॉसियन सरफेस को डिफरेंट सिचुएशन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में आपको जो है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मिलेगा, ठीक है, ठीक। तो कनेक्ट रहिए इस चैनल पे फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। जो है आपका क्लास 12 की जो सीरीज चल रही है, इस हमने स्टार्ट किया है, क्लास 9 की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है, क्लास 10th की। बहुत जल्द ही क्लास 11th का भी आपको वीडियो लेक्चर जो है अपलोड किया जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त